afternoon, students. So today's topic in the continuation of the last video is that the nursing management of the depression. तो फर्स्टली हमने पढ़ा था मूड डिसऑर्डर, उनकी क्लासिफिकेशन। देन फर्स्ट वीडियो में हमने मेनिया पढ़ा था, कंप्लीट मेनिया टिल इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में डिप्रेशन पढ़ा था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस दी अदर मूड डिसऑर्डर एंड देन द मैनेजमेंट ऑफ द डिप्रेशन। तो जो अदर मूड डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। बाइपोलर में क्या होता है, जब बाय आ रहा है मीन्स दो, पोलर मतलब साइमल्टेनियसली, पोल पे मतलब यूनिपोलर नहीं है, बाइपोलर है मतलब दो चीज़ें साथ में हो रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है, इंसान को मेनिया भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। और फॉर एग्जांपल पहले उसको मेनिया का एक एपिसोड हुआ, देन नॉर्मल था, देन डिप्रेशन का एपिसोड हुआ, देन मेनिया का एपिसोड हुआ, या फिर मेनिया का हुआ। तो उसके बाद मतलब जैसे दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही इंसान में, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। जो हमारा बाइपोलर 1 होता है ये सीवियर फॉर्म होती है, मतलब इसमें पर्सन को सीवियर मेनिया भी होता है और सीवियर डिप्रेशन भी होता है। बट जो बाइपोलर 2 होता है दैट इज हाइपोमेनिया, बट जो हमारा डिप्रेशन होता है वो सीवियर ही होता है, ठीक है। हाइपोमेनिया मतलब जहाँ पे पर्सन को मेनिया होता तो है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, सीवियर मेनिया नहीं होता, मतलब ठीक है। टू देर इज अ टाइम कि पर्सन में मेनिया है, मतलब उसकी हाइपर एक्टिविटी है सिंस द पीरियड ऑफ 2 years, 2 सालों से वही उसका पैटर्न चल रहा है, उसको हम हाइपोमेनिया बोलते हैं। और साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, यहाँ पे साइक्लोथाइमिया डिस्थाइमिया भी मेंशन होता है। साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, पर्सन को परसिस्टेंट सिम्टम आते हैं डिप्रेशन के फॉर 2 years। तो जब बाइपोलर 2 की बात करते हैं तो बाइपोलर 2 में जो हमारा हाइपोमेनिया है और डिप्रेशन सीवियर ही होता है, पर मेनिया क्या होता है, इट इज़ ऑफ अ माइल्ड लेवल, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या आता है, और जब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू एपिसोड, कि अभी कौन सा एपिसोड चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी पेशेंट है, उसको मेनिया आ रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट मेनिया के अकॉर्डिंग होगी, नर्सिंग मैनेजमेंट भी मेनिया के अकॉर्डिंग होगी। बट वहीं पे अगर पर्सन का एपिसोड डिप्रेशन का चल रहा है तो हमारी सारी मैनेजमेंट डिप्रेशन वाली होगी। Recurrent depressive disorder is characterized by the recurrent depressive episodes. The current episode is specified as the mild, moderate, severe with the psychotic symptom. ठीक है। साइक्लोथाइमिया मैंने बता दिया आपको कि 2 year तक persistent depression की symptoms होते हैं। साइक्लोथाइमिया refer to a persistent instability in the mood in which there are the numerous periods of mild elation or the mild depression, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया क्या होता है, हमारा न्यूरोटिक या बोल सकते हैं हम रिएक्टिव डिप्रेशन होता है। इज अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ अ माइल्ड डिप्रेशन स्टेट persisting for months or years. It is more common in the female with an average एज ऑफ ऑनसेट इन द लेट थर्ड डिकेड, मतलब 30s की एज में फीमेल्स में मोर कॉमन होता है। एन एपिसोड ऑफ अ मेजर डिप्रेशन में समटाइम बिकम सुपर इम्पोज ऑन अन अंडरलाइंग न्यूरोटिक डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड डबल डिप्रेशन इवन। तो अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आती है बात हमारी असेसमेंट। जब भी हमें नर्सिंग मैनेजमेंट करनी है वी हैव टू असेस द पेशेंट। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, हम पर्सन की लेवल ऑफ डिप्रेशन या लेवल ऑफ सिवियरिटी को चेक करेंगे कि पर्सन को कितने लेवल का डिप्रेशन है। उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज को चेक करेंगे, सुसाइडल आइडिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, उसके रीज़न को फाइंड आउट करेंगे, कॉजेज़ को फाइंड आउट करेंगे, वाई और ही और शी इज़ डिप्रेसिव, हम वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। सोशल रिसोर्सेज अवेलेबल टू द पेशेंट, या तो हम पेशेंट से ही पूछेंगे। पेशेंट से पूछने के लिए देयर शुड बी अ कॉन्फिडेंस की फॉर्मेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, ट्रस्टवर्दी रिलेशन होना चाहिए, तभी डिप्रेसिव पेशेंट अपने बारे में आपको सब चीज़ें बताएगा ट्रूली ट्रूली और इलेबरेटली। सेकेंडली इन्फॉर्मेंट्स में कौन होगा, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या कलीग, जो मतलब एक रेलिवेंट सोर्स हो सके हमें इंफॉर्मेशन देने की उसके डिप्रेशन का रीज़न बताने के लिए।
और उसका इफ़ेक्ट क्या है औरों के ऊपर। डिप्रेशन है तो फैमिली मेम्बर इवन गेट इम्पैक्टेड, तो वो चीज़ भी हमें फाइंड आउट करनी होती है। ऑल्दो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ अ सुसाइड इन एवरी डिप्रेशन पेशेंट, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो डिप्रेस पेशेंट होता है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस सुसाइडल आइडियलेशन या उन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। टेंडेंसी मतलब संभावना, सुसाइड करने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इन डिप्रे और उन सुसाइड के रीज़न हो सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ अ मार्क्ड हेल्पलेस, पर्सन के पास कोई कंसोल करने के लिए नहीं है, काउंसलिंग के लिए कोई नहीं है, हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, उसकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं है। मेल सेक्स है, जब मेल सेक्स की बात करते हैं तो मेल्स आर मोर इगोइस्टिक, नॉट इगोइस्टिक बट दे आर लाइक कि हम मर्द हैं, हमें दर्द नहीं होता काइंड ऑफ वाली बात, मर्द को दर्द नहीं होता। तो मेल्स जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ अनटिल और अनलेस उनको वो बॉन्ड फील नहीं होता है। तो दे यूज टू कीप एवरीथिंग इन देम सेल्फ, ट्राइंग टू रिजॉल्व दैम, ओवर थिंकिंग कॉन्टिन्यूसली गोज थ्रू। तो डिप्रेशन का रीज़न मेल सेक्स भी हो सकता है, और उनमें अल्टीमेटली क्या आता है कि नहीं अब मुझसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो देर शुड बी बेटर कि सुसाइड कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज मोर देन 40 ईयर ऑफ एज। तो मोर देन ऑफ 40 ईयर एज में भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज अनमैरिड, विडोड और डाइवोर्स। अनमैरिड, ऑब्वियसली मैरिज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। हर किसी को मैरिज एक पीरियड पे करनी ही होती है, बिकॉज बीइंग अ सोशल बीइंग आप अकेले नहीं रह सकते हो। यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स यू, who is always there in sorry behind you, who is always there to listen to you, who is helping you emotionally, physically, even the financially। बट अगर किसी की शादी नहीं होती है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल इवेंट, कैन से दैट इज द रीजन बिहाइंड द स्ट्रेस और द डिप्रेशन ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट इज द विडोड। विडोड इधर मेल और फीमेल, अगर किसी के स्पाउस की या पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर लिव द लाइफ अलोन, और कैन से इट इज़ नॉट easy to accept that she or he has lost her or his स्पाउस और द पार्टनर। तो भी पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है, एंड दे इवन फील कि वो तो रहे नहीं, मैं क्या करूँगी जी के, मैं क्या करूँगा जी के, तो उसकी वजह से भी सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइवोर्स। Divorce again, it is the separation, social burden, social speaking. If means our society is what they are, the mouth, means always their mouth is barking or speaking out bad for others, तो दैट इवन कॉजेज अ डिप्रेशन कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में बदनामी होगी, डाइवोर्स हो गया, एंड ऑल दीज इश्यूज इवन मेक द पर्सन टू मूव टूवर्ड डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल आइडियलेशन भी उनमें आ सकते हैं। रिटन और द वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द सुसाइड इंटेंट और द प्लान। ओके, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी कोई डिप्रेसिव पेशेंट होता है ना, वो शो करना स्टार्ट कर देता है कि अब ना मैं हो गया मेरा, मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो उसके सर्टेन मतलब काइंड ऑफ क्लूज होते हैं कि हमें पता लग सकता है कि पर्सन अब कुछ गलत करने वाला है अपने साथ, ये माइट भी ये सुसाइड ट्राई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो या तो अपनी राइटिंग्स में लिखना स्टार्ट कर देगा, कहीं ना कहीं, चाहे अगर पोइट्री करता है तो पोइट्री में मेंशन कर देगा अब जीने का नहीं रहा, कुछ काइंड ऑफ वो कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग में आ जाता है कि वो अपनी बिल, फॉर एग्जाम्पल उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, तो वो उस प्रॉपर्टी को अपने जो उसके बच्चे हैं या जो उसकी वाइफ है या उसके पेरेंट्स हैं उनके नाम कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को कि मेरे जाने के बाद दे विल सर्वाइव नॉर्मली। थर्ड थिंग क्या होता है कि जो उनकी लव्ड वन चीज़ें होती है या जिनके साथ उन्हें बहुत अटैचमेंट होती है, जो वो कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को दूसरों को देना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड थिंग थर्ड थिंग हो गया, ठीक है, वो अपनी चीज़ों को शेयर कर देते हैं। फोर्थ थिंग, वो अपने पूरे अकाउंट डिटेल्स अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देते हैं। मेरा एटीएम कार्ड इतने हैं, मेरे इस बैंक में अकाउंट है, मेरी इतनी एफडीज चल रही है, मेरी इतनी आरडीज हैं, मेरे एटीएम का पिन ये है। तो वो इन्फॉर्मेशन अगले इंसान को दे देते हैं, तो इट स्ट्राइक्स टू द माइंड कि पर्सन सुसाइड कर सकता है। तो पर्सन रिटर्न या वर्बल कम्युनिकेशन
वर्बल में कई बार बात कर रहा होता है तो उसी में एक्सप्लेन हो जाता है कि मेरे जाने के बाद ना तुम अच्छे से देख लेना घर को, बच्चों को ये करवा लेना, बच्चों को तुम देख लेना, तुम बाहर भेज देना पढ़ने के लिए, इनको डांटना वगैरह मत, प्यार से रखना। तो ये सब चीज़ें इंसान बोलना स्टार्ट करता है जब उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स चल रहे होते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट इजीली कि पर्सन इज थिंकिंग ऑफ सुसाइड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन और सम अदर रीजन। तो वो रिटर्न और दी वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है सुसाइड की इंटेंशंस का, और वो अगर कुछ प्लान कर रहा हो। और एक और चीज़ है मैं बताना भूल गई, अगर हम उस पर्सन का फ़ोन चेक करें ना, तो वी विल फाउंड लॉट ऑफ द मटेरियल और द सर्च टूल, सॉरी, सर्च विल बी ऑन द टॉपिक की हाउ टू डाई, what are the easiest way to end your life. I'll give you an example. There is the nurse in the AIMS. She was working from so long, but she had some family issues. She was not able to tackle with that, so she just burnt herself on duty. And when the phone was checked, उसका फ़ोन चेक किया गया, तो उसमें क्या मिला कि वहाँ पे उसके सारे जो गूगल सर्च थी, तो उसने सब में सर्च कर रखा था कि easiest way of dying, what happen if I take the red killer. Next was is it good to burn self, for how long you can bear the pain for of burning, like this it was in her search in the Google. In YouTube she has watched lot of videos related to the suicide attempts or related to the success of the suicide attempts, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हम चेक करते हैं तो हमें पता लग सकता है कि पर्सन के दिमाग में सुसाइड को लेके क्या चीज़ें चल रही। नेक्स्ट इज द अर्ली स्टेज ऑफ द डिप्रेशन। अगर पर्सन का अर्ली स्टेज है, एक स्टेज, कई बार क्या होता है कि पर्सन ने कभी अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे ही नहीं होते हैं, वो फेलियर उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम के लिए आ रहा है, और ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल और बियर दैट डिप्रेशन। उसकी वजह से पर्सन समटाइम टेक दी, can say a very sudden kind of decision to end his life. So it can be also there. Recovery from the depression. At the peak of the depression, the patient is usually either too depressed or too retarded to commit suicide. ठीक है, पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम रिकवरी। ओके, इट इज सेम कि जो पर्सन होते हैं ना डिप्रेशन के साथ, इट इज नॉट लाइक कि अगर डिप्रेशन से ठीक हो गया तो वो कभी सुसाइड के लिए सोच नहीं सकता। डिप्रेशन से रिकवर होने के बाद भी पर्सन कई बार क्या होता है, सुसाइड का सोच सकते हैं। और ओके, आई टेल यू, देर इज एन एग्जाम्पल। सुसाइड इज ऑफ अ काइंड ऑफ से ना, वो 10 सेकेंड की चीज होती है। अगर आपने 10 सेकेंड के अंदर अंदर एक्शन ले लिया तो आपने ले लिया, अदरवाइज नो। आई टेल यू द एग्जाम्पल। हमारे एक टीचर थे, he was so good friend of other one, तो that person was suffering with depression। उसके दिमाग में चल रही थी चीजें, बहुत चीजें लेके चल रहा था वो। तो ही जस्ट डिसाइडेड टू जंप इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। वो ट्रेन के सामने गया, बट पता नहीं व्हाट स्ट्राइक टू हिज माइंड। ही कॉल्ड आवर सर, उन्होंने कॉल किया कि तुम मुझसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर। सर सेड यस। तो सर को थोड़ा डाउट हो, बिकॉज नॉर्मली ही डोंट यूज टू कॉल। तो ही सेड कि मैं ना रेलवे ट्रैक पे हूँ, गाड़ी आने वाली है, इतनी सी चीज बोली थी। देन सर सेड हिम कि तू ना मेरी बात सिर्फ 1 मिनट के लिए सुन, तू पीछे आ जा। देन दैट 1 मिनट ऑफ अ पीरियड सर ने उससे बात की, उसको कंसोल किया, एंड ही सेव्ड हिज लाइफ। तो वी कैन मीन्स इफ समवन डोंट हैव समवन टू टॉक टू विद और टॉक टू हिम और हर, कि वो अपनी उस आइडियलेशन को चेंज ना कर पाए, तो सुसाइड हो सकता है। तो इट इज लाइक कि it is required कि you should have someone to whom you can speak. You should have the psychiatrist, you should have the family member, you should have the friend, or you should have your spouse or the partner with whom you can share those feelings and can avoid the can say the risk for the life, or can say can avoid the attempt to lose the life of self and even other family members. Okay,
other family members in the sense ki there is the emotional breakdown in the family, they will not be able to wear that thing. So it is better to have someone with whom you can share the feelings. Next, the nurse should routinely inquire about the patient's work, finances, पेशेंट क्या काम करता है हमें ये भी पता होना चाहिए, पेशेंट के फाइनेंसिस कोई इशू तो नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग तो है, कहीं फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हुआ, बिजनेस में कहीं पे एकदम से लॉस तो नहीं हुआ है। तो ऑल दिस थिंग इज रिक्वायर्ड टू बी नोन बाय द नर्सेज ऑन द डेली बेसिस और इन द कॉन्टिन्यूएशन। मीन्स जब भी जहाँ पे भी शी एवर फेल्ट की बात होनी चाहिए इस बारे में, शी शुड टॉक टू द पेशेंट और द फैमिली मेम्बर्स। फैमिली लाइफ की, फैमिली लाइफ समटाइम इट इज़ लाइक कि फैमिली में इन लॉज के बीच में नहीं बनती है, डॉटर इन लॉ के बीच में नहीं बनती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन पाती, उसकी वजह से भी पर्सन ओके, देर इज सो कॉमन एग्जाम्पल कि डाउरी की बात होती है। अगर जो हमारे इन लॉज हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली आस्किंग देयर डॉटर इन लॉ कि डाउरी लाओ, दहेज दो, दहेज दो, दहेज दो, तो दैट टाइमिंग दैट लेडी इज नॉट एबल टू गिव द दहेज इवन, वो अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकती है, एंड शी इज़ नॉट एबल टू अर्न दैट मच कि वो दहेज खुद से खरीद के ले ले। तो शी विल स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है, एंड उसको इतनी मिजरी हो रही होती है, इतनी मीन्स मर्सी कैन वी से, उसको उसके हस्बैंड मारता है, उसके इन लॉज मारते हैं, उसको ताने मारते हैं, कुछ भी करते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ हैम्पर हो रही होती है। तो शी फील समटाइम कि इट्स बेटर टू एंड द लाइफ और इन सब झंझट से छूट जाए। तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं टू इंक्रीजेस, मीन्स टू एंड देयर लाइफ और डिप्रेस्ड होने के। तो ये चीज़ें भी फाइंड आउट करनी होती हैं। नेक्स्ट इज द सोशल एक्टिविटीज़, कैसे लोगों के साथ मिलते हैं, कैसे बैठते हैं। कई क्या होते हैं, गैम्बलर्स होते हैं, गैम्बलर्स मतलब जुआरी होते हैं, ठीक है। अगर किसी का लॉस हो गया है, ठीक है, तो दे कैन, दे इवन कैन बी इन द डिप्रेशन कि अब तो मैं सब कुछ हार गया हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना भी नेसेसिटी होती है इन साइकेट्री। अगर हम साइकेट्री की बात करते हैं ना, एवरीथिंग रिवॉल्व इन आर सोशल लाइफ। अगर हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है तो इट इज़ सो नेसेसिटी ऑफ द टाइम, और कैन से इट इज़ सो मच ऑफ अ नेसेसिटी कि हमें पता होना चाहिए कि पर्सन क्या है, पर्सन की फैमिली क्या है, पर्सन के आसपास क्या हो रहा होता है, कि हम लोगों को टू द डीप रूट्स हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए पर्सन के बारे में इन साइकेट्री। नेक्स्ट इज दी जर्नल लिविंग कंडीशन कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है। कई बार क्या होता है, पर्सन ओके, यू हैड सीन द कैंसर पेशेंट्स, ठीक है, उनको ऑब्वियसली एड्स पेशेंट, कोई भी पेशेंट है जो लाइफ थ्रेटनिंग है सिचुएशन, कोई भी ऐसे नहीं मरना चाहता है। दे हैव सम देयर ड्रीम्स टू फुलफिल, दे हैव सम fantasies they want to complete, they want to live the life with their family member politely and can say calmly, sweetly. But if something happened like this what they were not expecting for, और उसके साथ वो हो जाता है, तो it may also call depression। तो हमें वो find out करना होता है। So here are the nursing diagnosis for the patient with the depression. First is the high risk of the self-directed violence related to the depressed mood, feeling of the worthlessness and anger directly involved on the self. Next is the dysfunctional grieving related to the real or the perceived loss, bereavement evidenced by the denial of the loss, sorry, inappropriate expression of the anger, inability to carry out the activities of daily living. Powerlessness related to the dysfunctional grieving process, lifestyle of helplessness evidenced by the feeling of lack of control over the life situations, over dependence on other to fulfill the needs. Self esteem disturbance related to learned helplessness, impaired cognition, negative view of self evidence by expression of the worthlessness, sensitivity to criticism, negative and the pessimistic outlooks. Altered communication process related to depressive cognitions evident by the
inability to interact with others, withdrawn expressive fear of the failure or the rejection. Next is altered sleep and the rest related to depressed mood and depressive cognition, evidenced by difficulty in falling asleep, early morning awakening, verbal complaints of not feeling well rested. Next is altered nutrition less than the body requirement related to the depressed mood, self care deficit related to the depressed mood, feeling of the worthlessness, evidenced by the poor personal hygiene and the grooming. नाउ वी विल डिस्कस कि हम लोग इंटरवेंशंस कौन कौन से देंगे। अगर तो बात आती है हमारी पर्सन की विद द सुसाइड, तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग कि जब भी आप पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, यू विल बी काइंड ऑफ शो दी एम्पैथी सिंपैथी, मतलब एक अच्छा आईपीआर डेवलप करना है साइकेट्रिक नर्स को पेशेंट के साथ। पर्सन आपको ट्रस्ट करे, पर्सन आपको कॉन्फिडेंट फील करे, आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करना है। मतलब जो हमारे आईपीआर की टेक्निक्स हैं हमें वो सारे यूज़ करने हैं, सो दैट पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल फील करे और अपनी चीज़ों को शेयर कर सके। और उसके बाद हम लोग जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी ना, हम एक अच्छा इफ़ेक्टिव आईपीआर डेवलप कर लेंगे। जब हम नॉर्मली भी काउंसलिंग करते हैं तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग क्या होता है, हम लोग अपने बारे में बताते हैं, कुछ उसके बारे में पूछते हैं, हम डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जंप नहीं कर जाते हैं कि क्या है बताओ। नो, तो दैट इज़ तो इवन डॉक्टर का काम कि पूछेगा क्या बीमारी है, दवाई लिखी कि ख़त्म बात। बट बीइंग अ काउंसलर, आपको अपने आप को उनके शूज़ में रखना होता है, आपको अपने आप को उस सिचुएशन में रखना होता है, उनके अकॉर्डिंग सोचना होता है और उनके अकॉर्डिंगली ही सिचुएशन के लिए हमें उनको सजेशंस देने होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्टली तो जो नर्स है उसको एक अच्छा इफ़ेक्टिव आईपीआर ही बनाना पड़ेगा पेशेंट के साथ। इट इज़ द नेसेसिटी एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। सेकेंड थिंग, जब हमारी बात होना स्टार्ट हो जाएगी, हम उसके ट्रस्ट को तोड़ेंगे नहीं और हम लोग फेथफुल रहेंगे, बट हम लोग अश्योरेंस भी वहीं तक देंगे जो चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं। फॉल अश्योरेंस नहीं देनी है। देन हम लोग उनसे सुसाइडल्स के बारे में पूछेंगे कि कभी सोचा आपने कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, तो ये सब चीज़ें पूछोगे। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, क्या क्या करके मतलब क्या अटेम्प्ट किया था पिछलों में, क्यों सक्सेसफुल नहीं रहे थे, तो वो सब चीज़ें पूछते हैं। उससे क्या होता है, हमें पर्सन की लेवल ऑफ मतलब सुसाइडल आइडलेशन की लेवल का पता लगता है कि उसके दिमाग में कितनी चीज़ें आ सकती हैं और कितनी आ चुकी हैं। उसको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि कहीं पे वो इतना डिप्रेस फील करे, खुद को ना हार्म कर सके। जो उसका रूम होगा वो इतना कंफर्टेबल और सेफ होगा, वहाँ पे कोई भी शार्प चीज़ नहीं रखनी है। फॉर एग्जांपल नाइफ नहीं होगी, नीडल नहीं होगी, स्कैल्पल्स नहीं होंगे वहाँ पे, सर्जिकल ब्लेड नहीं होगी वहाँ पे, कोई आयरन रॉड नहीं होगी वहाँ पे। मतलब जो चीज़ें जिससे वो खुद को हार्म कर सके वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, बेल्ट वगैरह नहीं होगी, ग्लास आइटम्स नहीं होंगे, अल्कोहल नहीं होगा, ये सब लिखा है। हम लोग एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं पर्सन से, जहाँ पे हम लोग उससे लिखवा लेते हैं कि अगर आप अपने साथ कुछ गलत करते हो उसके लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, पर्सन की साइकोलॉजी होती है कि अगर ऐसा कुछ है तो कुछ गलत हो सकता है और अगर मैं बच गया तो उसके बाद पनिशमेंट हो जाएगी। ठीक है। एक और बात, जो पहले होता था सुसाइड को क्राइम समझा जाता था, बट नाउ डेज सुसाइड को एक बीमारी समझा गया है। ठीक है। साइकेट्री में पहले कोई भी हो गए, एमएलसी तो हो गए, ठीक है, पुलिस केस तो होगा ही अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, बट हम उस पर्सन को एज अ पेशेंट कंसीडर करते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट। ठीक है। पहले क्या होता था, पनिश किया जाता था पर्सन को सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, बट नाउ इट इज़ कंसिडर कि पर्सन की साइकोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, पर्सन इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है, पर्सन मेंटली इतना हेल्दी नहीं है कि वो इतना बर्डन ले सका, इसलिए उसने सुसाइड कमिट किया है। तो हम उसको पेशेंट मेंटल मानते हैं रादर देन अ क्रिमिनल। तो उसकी वजह से हम लोग पर्सन से प्रोमिस करवाते हैं ताकि वो अपने कोई गलत काम ना करे, और जब भी उसको सुसाइडल आइडियलेशन आती है वो जो उसका असाइंड स्टाफ हो उसको बताए
सेम थिंग जो मैंने अभी आपको एक सर वाला एग्जाम्पल दिया, तो सर के साथ उस बंदे ने प्रॉमिस कर रखा था कि कभी भी मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगी ना तो मैं तुझे फ़ोन करूँगा। सर ने एक्चुअली प्रॉमिस ले रखा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे कॉल करना। तो फॉर दैट प्रॉमिस उसने कॉल किया एंड उसकी लाइफ बची। तो सेम थिंग अगर ऐसा कुछ होता है, अगर उसने प्रॉमिस किया होता है और उसको सुसाइडल आइडियलेशन आ रहे हैं, तो वो पेशेंट बताएगा असाइन स्टाफ को। पर्सन के ऊपर 24/7 एक हम लोग आए रखते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसका जो क्यूबिकल होगा, उसका जो रूम होता है, वो नर्सिंग स्टेशन के नियर बाय ही होता है, ठीक है। और पर्सन को अकेला नहीं छोड़ते हैं कई जगह पे, ठीक है। पर्सन को खाना भी प्रॉपर देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी खाना नहीं खा रहा है, वो स्टार्विंग कर सकता है और खुद को वैसे भी मार सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत चीज़ें चल रही है। तो उसके लिए वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होगी कि खुद को भूखा रखना है और मरना है। क्लोज ऑब्जर्वेशन करते रहना है पर्सन की। पेशेंट को डोंट अलाउ द पेशेंट टू पुट अ बोल्ट ऑन हिज साइड, ठीक है, कि वो अपने रूम को बोल्ट नहीं करेगा, कुंडी नहीं लगा सकते हैं। जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं उनके रूम में कुंडी नहीं होती है, ठीक है। अदरवाइज वो अंदर ही कुछ कर लेंगे। उनके रूम में फ़ैन भी नहीं होते हैं, सीलिंग फैन नहीं होते ताकि वो खुद को हैंग ना कर लें। तो ये सब चीज़ें, मतलब रूम जब उसके लिए असाइन होता है तो हम वो सब चीज़ें माइंड में रखते हैं। कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नियर बाय नहीं होता, गैजेट्स या कैन से स्विचेस नियर नहीं होते कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से मार सके। तो ये सब चीज़ें रखी जाती है ध्यान में। इफ द पेशेंट सडनली बिकम अनयूजल, अनहैप्पी होता है और कोई क्लू दे देता है हमें सुसाइड का, जो क्लूज मैंने अभी आपको ऊपर मेंशन किए हैं, तो हमारा और ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पर्सन के ऊपर फोकस रखने की। पेशेंट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग और इंक्लूडिंग द एंगर, हम पर्सन को एनकरेज करते हैं कि वो हमसे बात करे, हमारे से अपने इश्यूज को शेयर करें। नेक्स्ट इज दी ग्रीफ में कैसे होता है। ग्रीफ इज ऑल्सो द सेम, कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो कौन से स्टेज में फिक्स हो गया है, देन एक्सेप्ट करना है पेशेंट को वो जैसा है, उसको एम्पैथी शो करनी है अनकंडीशनली, पॉजिटिव रिगार्ड देना है, उसको एक्सप्रेस करने देनी है अपनी एंगर, अपनी फीलिंग्स, देन उसको हम लोग काउंसल करेंगे। नेक्स्ट इज द इंटरवेंशन ओवर द डिपेंडेंट बिहेवियर। हम पर्सन से क्या करेंगे, उससे अपनी अपनी केयर करवाएंगे, उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, वार्ड का कुछ छोटा मोटा काम करवा देंगे, गार्डनिंग करवा लेंगे, दूसरे लोगों के साथ हेल्प करने के लिए बोल देंगे। सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, बी एक्सेप्टिंग ऑफ पेशेंट एंड spend time with him even though the pessimism and the negativism may seem objectionable. Focus on the strength and accomplishment and minimizing the failure. Provide him with the simple and the easy achievable activities. कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी नहीं दे देनी है जो उससे नहीं हो पाए, फिर वो और डिप्रेसिव फील करे कि देखा मेरे से तो ये भी नहीं हो पाता, मेरे तो जीने का ही कोई फ़ायदा नहीं है, मैं क्यों ही हूँ। तो ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है। ऐसी एक्टिविटीज़ देनी है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जिनको वो पूरा कर सके और उसके बाद उनको रिवॉर्ड देके उनको फील करवाया सके कि नहीं, यू आर वर्थफुल, आपकी कीमत है, आप कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। हमें वो फील करवाना है और उनको मोटिवेट करना है और उनको मीन्स एन एनहेंस नहीं बोलेंगे, वी हैव टू मोटिवेट देम, ठीक है। एनकरेज पेशेंट टू रिकोगनाइज द एरिया ऑफ द चेंज एंड प्रोवाइड असिस्टेंट। हम लोगों को वो एरियाज फाइंड आउट करने होंगे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कई होते हैं कि वो बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे और उसके बाद धोखा खाते हैं, देन अगेन वो डिप्रेस्ड हो जाते। तो हम लोगों को उनके वो एरियाज इंप्रूव करने की, ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं कर लेना है। ट्रस्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट दैट पर्सन वेरी वेरी क्लियरली, देन ओनली यू शुड मूव टूवर्ड द ट्रस्ट। अगर नहीं तो ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ट्रस्ट आप करोगे वो फिर से टूटेगा, आपको ये दुख होगा, उस पर्सन को कुछ नहीं हो। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ काउंसलिंग। तो वो काउंसिल करते टाइम हम लोग उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स सिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज बताते हैं टू डील अप विद द सिचुएशंस। तो हम लोग वैसे करेंगे। टीच असर्टिवनेस एंड कोपिंग। असर्टिवनेस मैंने पहले भी बताया था, अपने राइट्स को सेव करना है दूसरों के राइट्स को रिस्पेक्ट करते हुए। मतलब अपने हक के लिए खड़े होना है पर दूसरों का हक मारना भी नहीं है। दैट इज कॉल्ड असर्टिवनेस। दूसरों के हक की इज्जत भी करनी है पर अपना हक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है।
दैट इज कॉल्ड असर्टिवनेस। कोपिंग स्किल की कोई भी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आनी है तो उसे कैसे डील करना है, कैसे इफेक्टिवली हम लोग कोप अप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इवेल्युएशन कैसे करेंगे कि पर्सन नॉर्मल हुआ है या नहीं, तो हम लोग उसकी चेक करेंगे। इवेल्युएशन इज फैसिलिटेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। हैज सेल्फ हार्म टू द इंडिविजुअल बीन अवॉइडेड। अब वो अपने आप को हार्म तो नहीं कर रहा। सेकेंड थिंग, उसको सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं। डज द पेशेंट सेट रियलिस्टिक गोल फॉर सेल्फ, कि उसको लाइफ में क्या करना है, उसने कुछ गोल सेट किए हैं नहीं, उसने उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेप्स उठा लिए हैं यानी he is able to verbalize the positive aspect about the self। वो अपने को वर्थफुल समझना स्टार्ट हुआ है कि नहीं, उसको अब मोटिवेटेड फील करता है कि नहीं कि वो लाइफ में कुछ कर सकता है। तो दैट आर द इवेल्युएशन। इन क्वेश्चंस को हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है, देन वी विल फाइंड आउट कि पर्सन डिप्रेशन से क्लियर या मतलब रिकवर हुआ है या नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट द मूड डिसऑर्डर्स। हम लोगों ने यहाँ पे मूड डिसऑर्डर्स कवर कर लिए हैं। मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर। बाइपोलर में टू होते हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में सीवियर मेनिया एंड सीवियर डिप्रेशन। बाइपोलर 2 में हमारा हाइपोमेनिया एंड द सीवियर डिप्रेशन होता है। अगर बाइपोलर की बात करें तो जो एपिसोड चल रहा होता है हमारी मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग होती है। एंड हम लोगों का मेन फोकस यहाँ पे रहता है साइकोथेरेपीज पे और काउंसलिंग पे। इन डिप्रेशन की हम लोग पर्सन को काउंसलिंग पे तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।